बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कोशिश की है कि जो FIR रजिस्ट्रेशन का सारा निज़ाम है उसको IG पंजाब के जो एक हदायत हैं उसके मुताबिक प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाए और इस सिलसिले में जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस के जो SOPs हैं उनको लाहौर पुलिस के तमाम थानों पर लागू किया जाए। उसमें हमने कोशिश की है कि तमाम जो हमारे जराइम हैं उनके लिए चेक लिस्ट डेवलप होंगी। जो ही कोई भी कंप्लेनेंट फ्रंट डेस्क पे जाएगा वो अपना E-टैग लेगा, उस E-टैग के साथ ही उसको एक चेक लिस्ट मिल जाएगी। वो चेक लिस्ट हमारे मुद्दई को भी मिलेगी और हमारे इंक्वायरी अफसर को भी मिलेगी। उन सवालों के अलावा कोई सवाल इंक्वायरी अफसर कंप्लेनेंट से नहीं पूछ सकता और ना ही कंप्लेनेंट उसको बताने का पाबंद है। टाइम लाइन्स हैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 24 घंटे, 8 घंटे मुख्तलिफ जराइम के हिसाब से उनकी जिस तरह की उसकी नौयत है उसके मुताबिक, और उसी के अंदर वो चेक लिस्ट पूरी करके SHO साहब उस पर FIR की फौरी तौर पर प्रोसेसिंग शुरू कर देंगे। मकसद इसका ये है कि एक ट्रांसपेरेंसी हो, दुरुस्त FIR को फौरी और सही तरीके से दर्ज किया जाए और झूठी FIR के इंदराज का तदारुक किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं थाना डिफेंस बी में। SHO डिफेंस बी असद अब्बास हमारे साथ हैं और थाना डिफेंस बी में वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है और वर्किंग एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए SHO क्या इकदाम अमल में ला रहे हैं, तो ये सारी सूरत हाल पर आज हम नजर डालेंगे। हमारे साथ रहिएगा। DIG ऑपरेशन ने थाना कल्चर की तब्दीली का बेड़ा उठा लिया है और DIG ऑपरेशन SN यूनुस ने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद सबसे पहले साइलिन की दादरसी को मुमकिन बनाने के लिए मुकदमात के हवाले से अहकाम जारी किए हैं कि कोई मुकदमा अब ऐसा नहीं होगा कि जिसे दर्ज ना किया जाए। SHO डिफेंस भी असद अब्बास साहब हमारे साथ हैं और SHO से हम जानेंगे कि ये DIG ऑपरेशन जो SN यूनुस है उनकी तरफ से ये जो परफॉर्मा लगाया गया है, ये जो वॉल पर जो आप देख रहे हैं पोस्टर, मुकदमात के इंदराज का ज़्यादा से ज़्यादा दुरानिया मुख्तस कर दिया गया है। 24 घंटे से 7 दिनों के दरमियान मुकदमात का इंदराज अब यकीनी बनाना होगा। SHO साहब हमारे साथ हैं। असद अब्बास साहब, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी हमारा साहब, आप ठीक सर, ये बहुत अच्छा इकदाम DIG ऑपरेशन SN यूनुस ने उठाया है और थाना कल्चर की तब्दीली में एक बड़ी तब्दीली मैं देख रहा हूँ कि अब मुमकिन हो रही है। मुकदमात का इंदराज अमल में क्या नहीं लाया जा रहा था कि ये उन्हें इकदाम उठाना पड़ा? नहीं, मुकदमात का इंदराज तो हो रहा था और वो नहीं रुक सकता, लेकिन DI साहब का एक विजन है जिसके मुताबिक उन्होंने मुकदमात के इंदराज को कैटेगराइज कर दिया। अच्छा। कि और उनकी जो इंदराज का टाइम है उसको मज़ीद बेहतर किया है और जो हीनियस क्राइम है जैसे मर्डर है, अगवा है, रेप है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, उन्होंने कहा है कि इसकी जो FIR है विदिन 8 आवर्स होनी चाहिए। विदिन 8 आवर्स, 8 घंटे में मुकदमे का इंदराज लाया जाए। हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद स्नैचिंग की जो वारदात है या कोई इस तरह की है FIR, वो 24 घंटे के अंदर अंदर केस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो हमने दर्ज करना है। और जो इकोनॉमिकल इशू है, कोई धमकियों का या इस तरह का मैटर है, सिविल मैटर जिसमें थोड़ा फॉल करता है, वो हमने 72 घंटों के अंदर अंदर उसको देखना है। मुकदमात का इंदराज अमल में लाना है। DIG ऑपरेशन SN यूनुस के आने से पहले थाना डिफेंस बी ने कितनी दरख्वास्तों पर मुकदमात दर्ज नहीं किए थे और उनके आने के बाद मुकदमात का इंदराज अमल में लाया गया, उनकी तादाद क्या है? ये खाली थाना डिफेंस बी के बात नहीं है। DI साहब ने ऑर्डर किया है कि 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक जितनी पेंडिंग FIR हैं उन सब पे मुकदमात का इंदराज कर दिया जाए। तो उसके बाद जितनी भी पेंडिंग मुकदमात थे वो हमने सारे उस पर FIR का इंदराज कर दिया हुआ है। आपने थाना डिफेंस बी के हवाले से बताना है कि कितनी पेंडिंग सी दरख्वास्तें और उन पर मुकदमा दर्ज किए हैं आपने? हमारी 159 पेंडिंग थी जिन पे तमाम पे FIR कर दी गई। ज़्यादातर केसेस किस नौयत के थे जो मुकदमा दर्ज नहीं जो हुए? केसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी थे उन पे सब पे FIR फौरी कर दी हैं। बाकी यही रूटीन है जो इधर आपने अभी इस बोर्ड पे देखा है। 2021 में बहुत से पुलिस अफसरान आए और उनकी तरफ से ये कहा जाता था कि मुकदमात का इंदराज यकीनी बनाया जा रहा है। थाना कल्चर की तब्दीली में एक बड़ी तब्दीली ये देखने को मिलती है कि अब DIG ऑपरेशन SN यूनुस ने आने के बाद उन मुकदमात का इंदराज यकीनी बनाना शुरू कर दिया है। थाना डिफेंस बी की बात कर ली जाए तो 160 के करीब ऐसी दरखास्तें थी
जो इल्तवा का शिकार थी, जिनको सुना नहीं जा रहा था, लेकिन डीआईजी ऑपरेशन एहसन यूनुस के आने के बाद वो सुनवाई शुरू हो चुकी है। मुकदमात के इंदराज का ज़्यादा से ज़्यादा दुरानिया मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, अब अगर किसी भी शहरी से कोई डकैती हुई है, चोरी हुई है, कत्ल हुआ है, अगवा हुआ है, इस तरह के केसेस में अब उसको मुकदमात कितनी देर में दर्ज होंगे और उसको एफआईआर उसके हाथ में दे दी जाएगी, उसका टाइम पीरियड यहाँ पर मेंशन्ड है। सबसे पहले बात करते हैं पर्स, कैश, मोबाइल छीनना, नामलूम मुल्ज़मान। जो चोर होते हैं वो नामलूम होते हैं, पता नहीं होता किसने वारदात की है और उसको नामलूम लिखा जाता है दरखास्त में, फिर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो वो 24 घंटे का दुरानिया है। 24 घंटे में मुकदमा का इंदराज लाना लाजिम होगा एक एसएचओ पर, और अगर 24 घंटे में ये कैटेगरी का जो पर्स, कैश, मोबाइल छीनना नहीं दिया जाएगा पर्चा, तो पहली बार एसएचओ मुकदमा दर्ज ना करने पर भी मुअत्तल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सरका आम नामलूम मुल्ज़मान, उसका भी टाइम पीरियड 24 घंटे है। गाड़ी का छीनना नामलूम मुल्ज़मान 24 घंटे, गाड़ी चोरी नामलूम मुल्ज़मान 24 घंटे, डकैती नामलूम मुल्ज़मान 24 घंटे। टाइम पीरियड मेंशन्ड है कि एसएचओ अब मुकदमे का इंदराज यकीनी बनाएगा। राजनी रात चलते कोई मोटरसाइकिल सवार या पैदल या रिक्शे में या किसी गाड़ी में गन पॉइंट पर या वैसे वारदात कर लेते हैं, तो उसका भी इंदराज 24 घंटे में यकीनी बनाया जाएगा। ऊपर आ जाते हैं ज़रर के मुकदमात। तो एमएलसी होगा उसका, जो ज़ख्मी होता है उसको ये ज़रर कहा जाता है, तो 8 घंटे में उसका टाइम पीरियड मेंशन कर दिया गया है। इसी तरह अगवा बराए तवान, बदफेली, जना, इक़दाम कत्ल, कदम, ये कत्ल, इसका भी 8 घंटे का दुरानिया है। आगे चलते हैं। चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। तो बहुत से ऐसे अफराद हैं जो एक दूसरे के घर में दुश्मनी, दरीना दुश्मनी या ऐसी बात शुरू हो जाती है कि वो घर में घुसकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उस पर भी 72 घंटे का टाइम दे दिया गया है। 506 किसी ने धमकियां दी हैं संगीन नताइज की, उसका भी टाइम पीरियड मेंशन्ड है 72 घंटे। और मुदाखलत, बेजा, बखाना, इफ़्फ़त में खलल, सर ये अब मेंशन्ड है। ई टैग के जारी होने पर जुर्म की नौयत के मुताबिक इंदराज मुकदमा के लिए चेक लिस्ट का इजरा। चेक लिस्ट क्या है सर? एक डायरी नंबर अगर मिल जाता है दरखास्त जमा करवाने के बाद, फ्रंट डेस्क में वो शहरी जाता है, तो उसको साथ चेक लिस्ट परफॉर्मा दिया जाएगा। चेक लिस्ट परफॉर्मा में कितने सवाल मेंशन्ड हैं जो वो जवाब लिखने का पाबंद है? उसमें 5-6 सवालात मेंशन होते हैं कि आप कब पुलिस स्टेशन आए, आपने एप्लीकेशन कब दी, क्या आप उस बंदे को जानते हैं, और क्या उसका फ़ोन नंबर दे दिया है या उसका एड्रेस दे दिया है। ये फॉर्मल से क्वेश्चन है जो वो फिल करके दे देता है, और फिर उसके बाद आईओ का अपना काम शुरू हो जाता है। उसने इस दिए हुए टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको वाइंड अप करना है, एफआईआर दर्ज करनी है। बिल्कुल नाजरीन, अब हम फ्रंट डेस्क की तरफ बढ़ेंगे और चेक लिस्ट परफॉर्मा भी आपके सामने रखा जाएगा। अगर किसी शहरी को कोई मसला है या कोई ऐसी प्रॉब्लम उसको दरपेश है कि उसका मुकदमे का इंदराज अमल में लाना यकीनी है, तो उसको फिर थाना डिफेंस बी या मुतलका थाने में जाना ज़रूरी होगा। हमारे पास फ्रंट डेस्क डिफेंस बी के असिस्टेंट मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि रवा साल कितनी एप्लीकेशंस इनको मसूल हुई और कितनी एप्लीकेशंस को खारिज किया गया, और अब दोबारा से डीआईजी ऑपरेशन एहसन यूनुस के आने के बाद जो उन्होंने मुकदमात के इंदराज को यकीनी बनाने के हवाले से अहकाम जारी किए हैं, तो उसके बाद कितने मुकदमात इन्होंने दर्ज कर डाले वो भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। आप असिस्टेंट फ्रंट डेस्क के हैं? नहीं, तो ऑपरेटर हूँ। ऑपरेटर हैं जी यहाँ पर। जो साइलिन आते हैं जी जी उनकी दादरसी को मुमकिन बनाना, यकीनी बनाना, उसके लिए ही ये फ्रंट डेस्क का क्या अमल में लाया गया था। ऐसा क्या है कि मुकदमात का इंदराज आप भी मुमकिन नहीं बना सके, फिर दोबारा डीआईजी ऑपरेशन ने ये चेक लिस्ट एक मुतारिफ करवा दी है कि जो भी शहरी है, जो मुतासरीन है, वो अपनी एप्लीकेशन के साथ डायरी नंबर लेगा और चेक लिस्ट पे परफॉर्मा पे क्वेश्चन का आंसर करेगा और उसका मुकदमा 24 घंटे से 7 दिन के अंदर अंदर दर्ज हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो चेक लिस्ट का क्या परफॉर्मा है, किस तरह उसको लेके चलेंगे? अगर एक शहरी से 392 में डकैती की वारदात हो जाती है, राजधानी की वारदात हो जाती है, घर में घुसकर हाउस रॉबरी हो जाती है या कत्ल हो जाता है, उसका परफॉर्मा क्या होगा? उसके लिए हमारे पास भी एक चेक लिस्ट है, ठीक है। उस चेक लिस्ट में मुख्तलिफ मुकदमात के इंदराज हुए पड़े हैं। 392 है, 395 है, ठीक है। चेक डिसऑनर का है, और उसमें 379, 380 का है, यानी मुख्तलिफ मुकदमात हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि एक चेक लिस्ट जो है हम जो देते हैं उसको कैबलेटेड को देते हैं कि उसके ऊपर जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं कि, और दूसरा जो एप्लीकेशन के साथ अटैच होकर आईओ के पास चला जाता है,
वो उसमें ऐसे होता है कि आईओ जो उन जो क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर वो देते हैं ना एप्लीकेशन जो है कंप्लेंटेड जो है, तो उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। अगर पहले प्रॉब्लम थी तो उसमें अपनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उनको। ठीक है। उसके लिए बहुत इजी वे हो गया ये एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए। तो एफआईआर लॉन्च इजी करने के लिए तो फ्रंट डेस्क का क्या मामला में लाया गया था, फिर मुकदमात के अंदर आज क्यों नहीं हुआ? उसमें ऐसा होगा, देखिए फ्रंट डेस्क का जो वर्क है वो तो फ्रंट डेस्क वाले नहीं करना ही करना है। ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन आती है, हमारा काम होता है उसको ऑनलाइन सबमिट करके और जो है कंप्लेंटेड है उसको रिसीविंग दे देना है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आईओ के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको एक दिन में अपना उसको आईओ क्यों डिले करता है? आप उससे जवाब नहीं लेते? देखिए उसमें ऐसा होता है, आईओ ने कार्रवाई लिख के देनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो कार्रवाई लिखने के बाद रिपोर्ट लिख के हमारे पास आती है। जिस टाइम हमारे पास आ जाए हमने उसको ऑनलाइन रजिस्टर वो कर जब देना है। दाखिल दफ्तर के लिए यहाँ से डाटा रिमूव करने के लिए आता है आपके पास, बजाय के पर्चा करने के, वो आपके पास आके कहता है कि दाखिल दफ्तर कर दें। जी जी। तो वो क्यों आप करते हैं? नहीं, वो तो उसमें से ओवर 3 डेज से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रख सकते तो एप्लीकेशन। वो तो तफ्तीशी का कसूर है ना, उसको 3 दिन में मामला हल करना चाहिए। और फिर दाखिल दफ्तर करने के बाद दोबारा से एप्लीकेशन लेते हैं। नहीं, दोबारा से एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। मुकदमे के अंदर आए तो फिर ऐसे ही क्यों वो होगा? उसमें ऐसा होता है कि उसी एप्लीकेशन के ऊपर जो कार्रवाई होती है। कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं अब तक रवां साल? 1183। 1183। सर 1183 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। किस नौयत के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं? थाना डिफेंस बी में किस तरह का क्राइम ज्यादा है? डिफेंस बी में रॉबरी और डकैती वगैरह तो कम है, बहुत कम है। यहाँ मोबाइल स्नैचिंग और बाइक चोरी और इसके अलावा सिविल केसेस ज़्यादा हैं। सिविल केसेस ज्यादा हैं। 489 फ्रॉड के और इस तरह के। ठीक है। तो जो क्रिमिनल दंदनाते फिरते हैं डिफेंस बी में, वारदातें करते हैं, मोटरसाइकिल स्नैचिंग हो गई, राजधानी की वारदात हो गई, तो उनका गिरफ्तारी का प्लान क्या तरतीब दे रखा है? क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हमारी पेट्रोलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर जो हमारे को विंग्स हैं, डॉल्फिन है, PRU है, उनकी पेट्रोलिंग, फिर हमारा जो ये स्नैप चेकिंग है उसका सिस्टम, और उसके अलावा बीट सिस्टम, और जो टारगेटेड ऑफेंडर्स हैं और जो POs हैं उनके ऊपर रेड्स, उनकी गिरफ्तारी, और इन सब एक्टिविटीज से रेड का तरीक़ाकार भी मेंशन्ड है। रेड का तरीक़ाकार क्या होगा? अब रेड जिस टीम ने जाना उसकी प्रॉपर रवानगी होगी, और एक परफॉर्मा है, उस पे मैंने इजाज़त देनी है रेड की कि ये फलां जगह जा रही है, इतने लोग जा रहे हैं, और इस तरह जो भी काम होगा, जो भी आपके नीचे काम कर रहा है, रिटर्न में वो आपसे इजाजत लेगा। रिटर्न से बाहर नहीं है। बंदा आया, उसका भी हिरासत फॉर्म है, अरेस्ट फॉर्म है, वो भरना है, उसके बाद उसको आप लॉक में बंद कर सकते हैं। नाज़रीन, अभी बहुत सी गुफ्तगू बाकी है और डिफेंस बी पुलिस किस तरह क्रिमिनल्स को निकेल डालने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे रही है और कितने मुल्ज़मान अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। थाना डिफेंस बी के हदूद में पोश एरिया ज़्यादा है और यहाँ पर मंशात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता हुआ हम देखते भी हैं और पुलिस की तरफ से कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। SHO डिफेंस बी असदाबाद साहब से जानते हैं कि मंशात फरोशी के और मंशात का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जी सर, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी हमारे साहब, हर पुलिस स्टेशन का एक मखसूस क्राइम होता है, उसकी क्राइम की मखसूस नौयत होती है। तो इधर पोश एरिया डिफेंस में भी कुछ मॉडर्न ड्रग्स का इस्तेमाल है, वो बदकिस्मती से दिन ब दिन बढ़ रहा है, और ये यंग जो जनरेशन है वो बदकिस्मती से उसमें इन्वॉल्व हो रही है, मंशियात की लत में लगी है, और वो ये मंशियात को यूज़ कर रही है, जिस तरह के स्कंक है, वीड है, कोकेन है, आइस है। ये बहुत ख़तरनाक ड्रग्स हैं और ये जानलेवा भी साबित हो रही हैं बहुत से स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, यंग लड़कियों की डेथ हुई है, और उसमें फिर उस हिसाब से मैंने अपना प्लान बनाया। जब मेरी पोस्टिंग हुई है, मेरी पोस्टिंग को 1 माह और 23 दिन हुए, तो मैंने उस हिसाब से फिर अपनी प्लानिंग बनाई है, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाइड किया है और फिर उनकी रैकी की है, और मैंने 16 मंशियात फरोश जो हैं उठाए हैं इस दौरान। 16 मंशियात फरोश कोई बड़े मगरमच्छ थे या मामूली नौयत के 500 या 200 ग्राम जो होती है मंशियात वो बरामद हुई है? इसमें 2-3 कैटेगरीज हैं। इसमें मैंने एक प्रॉपर स्टडी की
पहले भी मैंने कुछ साल पहले इस पर काम किया था, पोश एरियाज में ड्रग्स पे। तो मैं अपनी पुलिस स्टेशन में या अपने सिटी लाहौर के हिसाब से प्लान बनाता हूँ कि लाहौर में जो ड्रग्स लेने वाला बंदा पहला और लास्ट जो पेडलर है, सप्लाई करने वाला कौन है, ये पूरी एक चेन है। कम से कम अपने सिटी में, अपने शहर में उस पूरी चेन को ब्रस्ट करना चाहिए और उस पूरी चेन को डैमेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें छोटे ड्रग पेडलर्स भी थे और बड़े डीलर भी मैंने जो 16 मंशात फरोश पकड़े गए, इनसे कितनी मिकदार बरामद हुई? इनसे मुख्तलिफ किस्म की नारकोटिक्स और ड्रग्स बरामद हुई हैं, जो जिसमें जिनकी तादाद केजीज में है, किलोज में है। अच्छा। और जो कुछ से रिकवरी ग्राम्स में भी हुई है। लेकिन मैंने उनकी पूरी प्रॉपर उसके जो इनका इनिशियल जो एक इनका सर्कल था वो मैंने बुरी तरह डैमेज किया है। अच्छा, डीआईजी ऑपरेशंस एसएन यूनुस ने आते साथ ही मीटिंग भी की। उन्होंने कहा जिस एसएचओ के थाने की हदूद में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा वो जवाबदेह है। थाने की हदूद में इससे पहले मंथलियाँ भी चलती थीं और मंथलियाँ देने का रवाज आम था। डीआईजी ऑपरेशन एसएन यूनुस ने आने के बाद इस पर सख्ती से अहकामात सादिर फरमाए हैं कि एसएचओ अब जवाबदेह है। आपके थाने की हदूद में मंशात फरोशी का जो धंधा था वो तो पहले से ही आप उस पर कार्रवाइयाँ कर रहे थे, लेकिन जब एक आपके ऑफिसर आपको ऑफिशियली पैगाम पहुंचा दें, हुक्म सादिर फरमा दें, तो फिर आपको फ्री हैंड दे भी दिया जाए कि आप मंशात फरोशों को, जुआरियों को और जो ये कबाखाने हैं, जो ब्रोथल हाउसेज हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो अब आपने नया प्लान तरतीब दिया? जी बिल्कुल, डीआईजी साहब और एसएसपी साहब का बड़ा ये वाज़े ऑर्डर्स हैं उनके कि आपने बगैर किसी इम्तियाज के हर किस्म के क्रिमिनल के खिलाफ क्रैकडाउन करना है और भरपूर क्रैकडाउन करना है, जिसमें किसी के लिए कोई रू रैत नहीं है। तो उसमें ब्रोथल हाउसेस पे भी रेड किए हैं, पर्चा दिए। कितना पर्चा दिए ब्रोथल हाउसेस पे? एक पर्चा दिया अभी। और जुए के जो गैम्बलिंग डेन्स हैं 2 पर्चे उन पे दिए। बाकी नारकोटिक्स की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। क्रिमिनल जो रिकॉर्ड बहुत कम कार्रवाइयाँ नहीं है, लेकिन ब्रोथल हाउसेज पे, यहाँ पे तो जगह जगह ब्रोथल हाउसेज हैं, यहाँ पर मसाज सेंटर हैं जहाँ पे बेहयाई का अड्डा लगा हुआ है। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कितने आपके हदूद में मसाज सेंटर पाए जाते हैं, ब्रोथल हाउसेज हैं? इनको खत्म करना के हवाले से आपको जब डीआईजी ऑपरेशन ने वादे तौर पर अहकाम जारी कर दिए तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर ऑफिसर की, हर एसएचओ की एक रिप्यूट होती है और उसकी रिप्यूट का भी उसमें बड़ा अमल दखल होता है। ठीक है। तो एक तो मुझे टाइम थोड़ा हुआ है, दूसरा बहुत सी ऐसी जो कबाहतें थी और ऐसी जो लानतें थी वो बंद हो गई हैं और बाकी भी इंशाल्लाह बंद होंगी या उनके खिलाफ कार्रवाई की। आपके पोश एरिया में पार्टीज भी होती हैं, यहाँ पर पोश एरिया में अनविलिंग भी होती है और सरेआम नशा बिकता हुआ भी देखते हैं। निजी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में ये तलबा में तेज़ी से मंशात फैलाई जा रही है, इस्तेमाल करने के हवाले से उनको प्रोवाइड की जा रही है। फैसिलिटेटर्स को पकड़ना ज़रूरी है। क्या आपने तलीमी इदारों के गिरदनवा में अपने इन्फॉर्मर या अपने मुखबर ऐसे छोड़ रखे हैं कि जो भी क्रिमिनल है, जो मंशात फरोश है, जो भी गैर कानूनी धंधे में मुलविस है, उसको गिरफ्तार किया जाए और आप उसको सलाखों के पीछे करें? पहले तो आपने कहा कि वन व्हीलिंग, तो वन व्हीलिंग पे क्रैकडाउन हर वीकेंड होता है। इस वीकेंड भी एफआईआर की हैं, इस पे बहुत सख्ती है। इस पे हम किसी को इजाज़त नहीं देते कि वो लोगों की जानों से खेले और अपनी जानों से खेले। और इसमें हम ये जो डीएचए सिक्योरिटी वाले हैं इनसे मिलके पिक्टिंग करते हैं और डिस्कर्ज करते हैं और जिनको पकड़ा जाता है फिर उनके खिलाफ एफआईआर भी अमल में लाई जाती है। तो इसके अलावा जहाँ तक सवाल है नारकोटिक्स का, तो मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ इंशाल्लाह डिफेंस बी में ये सरेआम वाली बात ये नहीं पॉसिबल। इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी के लिए डिफेंस बी मुतहरिक हो चुकी है, लेकिन थाना डिफेंस बी में मतलूब इश्तिहारी मुजरमान की लिस्ट जो तरतीब दी है उसके मुताबिक आपको कितने इश्तिहारी मुजरमान मतलूब हैं? हमें अभी 7 जो हैं ए कैटेगरी के मोस्ट वांटेड हैं, 3
87 बी कैटेगरी के हैं और 69 टारगेटेड ऑफेंडर हैं और 87 कोर्ट एब्सकेंडर्स हैं। ठीक है, तो कितने गिरफ्तार हो चुके हैं? इनमें से इस मंथ 8 गिरफ्तार हुए हैं। इस मंथ एक माह में 8 मुजरमान गिरफ्तार कर लिए। कोर्ट एब्सकेंडर अरेस्ट हुआ है और 7 टारगेटेड ऑफेंडर अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से वो तमाम रॉबर्स और स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस। डिफेंस भी ज्यादातर पॉश इलाका है। यहाँ पर सड़कों पर हम देखते हैं मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ चलती फिरती नजर आती हैं। तो ऐसे में जो क्रिमिनल्स हैं, जराइम पेशा अफराद हैं, वो भी लूट मार के लिए बाहर आ जाते हैं। व्हीकल चोरी की वारदातें भी होती हैं, स्नैचिंग की वारदातें होती हैं और शहरियों को लूट लिया जाता है गन पॉइंट पर। तो कितने ऐसे मुजरमान हैं जिनके हवाले से आपने लिस्ट तरतीब दे दी है और उनको अब पकड़ना पुलिस के लिए एक टारगेट है, वो मिल चुका है? ये हमारे साहब जैसे अभी आपको बताया मैंने कि उसमें जितने बाकी रह गए हैं टारगेटेड ऑफेंडर्स, कोर्ट एब्सकेंडर्स और पीओज, इनकी अरेस्ट, इनके लिए रेड और इनकी पूरी प्रॉपर रैकी, ये सारा काम ये जो है पुलिस मुनज़्ज़म तरीके से पुलिस स्टेशन डिफेंस भी कर रहा है, जिसमें मेरा अपना ऑपरेशन विंग सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन विंग वाले भी अपना काम कर रहे हैं और हमने इस चीज़ पे अब फोकस किया है कि, और ये बड़ी सीधी सी फ़िलासफ़ी है क्राइम की कि आप जब तक वेट करेंगे कि कब क्रिमिनल आता है तो उसको पकड़ते हैं, तो ये बहुत ये स्लो मुश्किल भी है और स्लो भी है। तो आपको क्रिमिनल के पीछे जाना पड़ेगा, उसका घर आइडेंटिफाई करें, वो कहाँ किराए पे रहता है आइडेंटिफाई करें, उसकी चेन किधर है, वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ स्नूकर खेलता है, कहाँ पान खाता है, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं और उसके पीछे चढ़ना पड़ता है। जब पुलिस से कोई मुजरिम छुप नहीं सकता, लेकिन अगर उसको कार्रवाई करने के हवाले से थोड़ा सा मुतहरिक हो जाए, उसको टाइम नहीं देना। अगर आपने क्रिमिनल को टाइम दे दिया तो फिर वो अपना काम कर देगा, फिर उसने जुर्म करना ही करना है, वारदात करनी ही करनी है, बाइक चोरी करनी है। अगर उससे पहले आप उसके पीछे चढ़ गए, आपने उसके घर रेड किया है, उसके कहाँ आना जाना है, उसके पीछे लग गए, कौन कौन राब्ते में है, वो कहाँ आता जाता है, फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी अपनी जान बचानी। और इस तरह क्राइम में काफी फिर फर्क पड़ता है, क्राइम नीचे आता है और ये सारी चीजें। क्राइम की बढ़ती शरह को कम करने के लिए पेट्रोलिंग की जो सरगर्मियां हैं उसको भी बेहतर बनाना होगा। कितनी गाड़ियां हैं, कितनी मोटरसाइकिलें हैं? अभी पुलिस स्टेशन डिफेंस बी में 2 गाड़ियां और 5 टीमें मुहाफिजों की आउट हैं। उनके पास सरकारी मोटरसाइकिल हैं या प्राइवेट? जिनके पास 6 सरकारी मोटरसाइकिल हैं, 4 नहीं है, लेकिन वो पुरानी मोटरसाइकिलें अभी हमारे एसपी साहब ने सबको निकाला है बाहर और वो बाइकें ठीक करवा रहे हैं और उसके बाद वो बिल्कुल नई और फ्रेश बाइक्स हमें वो भी दी जाएंगी। जो इलाके में गश्त की सूरत-ए-हाल का निज़ाम किस तरह मौसर बनाया जा रहा है और आवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए डिफेंस बी की पुलिस मुतहरिक हो चुकी है और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए नाकाजात और स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। अब थाना डिफेंस बी से निकलकर अब हम जाएंगे एरिया में और इसके हदूद में पेट्रोलिंग का निज़ाम कैसे चल रहा है वो आपके सामने रखा जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम डिफेंस बी के इलाके में, पोश इलाके में गश्त की सूरत का जायजा लेने के लिए प्रोग्राम थानेदार की टीम पहुंच चुकी है। एसएचओ डिफेंस बी असद अब्बास और उनकी नफरी यहां पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और मोटरसाइकिल की चेकिंग, गाड़ी की चेकिंग का जो जायजा है वो लिया जा रहा है और एसएचओ अपनी निगरानी में ये सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ये स्नैप चेकिंग कर रहे हैं। तो पुलिस की चेकिंग का तरीकाकार क्या होता है वो भी जानेंगे। ये मुहाफिज एहलकार हैं और स्नैप चेकिंग के जरिए थाना डिफेंस बी वतीन चौक पर मौजूद हैं, जो मोटरसाइकिल को रोकते हैं, चेक करते हैं। अगर कोई मशकूक शख्स होता है तो उसको फिर तफ्तीश के लिए थाने भी मुंतकिल कर दिया जाता है। एसएचओ यहाँ पर मौजूद हैं। नफरी आप देख रहे हैं, गाड़ियों की बड़ी तादाद पौश इलाके में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और ऐसे में बहुत सी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें ऐसे लोगों के हाथ में है जो क्रिमिनल्स हैं। तो स्नैप चेकिंग का मकसद ये होता है कि जो क्रिमिनल है उसको बेनकाब किया जाए और उसको हवालात के अंदर किया जाए। तो जो मशकूक और क्रिमिनल्स हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, पीओस को गिरफ्तार करने के लिए ये स्नैप चेकिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और डिफेंस बी के एसएचओ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर जी, यहाँ पर जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं, ऐसे में गाड़ियों में, मोटरसाइकिलें में क्रिमिनल्स भी बैठे हुए हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए ये स्नैप चेकिंग की जाती है?
ये हम स्नैचर्स, पर्स स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग करने वाले लड़के जो हैं और वन व्हीलिंग करने वाले लड़के हैं, वो उन बाइकर्स को हम ज़्यादातर चेक करते हैं और उनको रोक के प्रॉपर इंटरोगेशन थोड़ी बहुत करते हैं और उनकी चेकिंग करते हैं, बॉडी सर्च करते हैं और अगर कोई डाउटफुल हो तो उसको पुलिस स्टेशन ले जाके उसका CRO भी करवाते हैं। ठीक है, CRO भी हो जाता है। उसका तरीकाकार क्या होता है चेकिंग को? अब आपने गाड़ी को रोका है तो कांस्टेबल ने क्या सबसे पहले चेक करना है? ड्राइवर ये को सब इंस्पेक्टर चेक करेगा। ठीक है, सब हाँ, इंस्पेक्टर हाँ। पाबंद है स्नैप चेकिंग के दौरान गाड़ी को। स्नैप चेकिंग की जो हेड है, स्नैप चेकिंग का जो इंचार्ज है, वो सब इंस्पेक्टर से कम नहीं हो सकता, या मैं कर सकता हूँ SHO। का जो इंचार्ज है वो सब इंस्पेक्टर है और सब इंस्पेक्टर से नीचे रैंक वाला कोई भी थानेदार या पुलिस मुलाजिम चेकिंग नहीं कर सकता। स्नैप चेकिंग के लिए एक SOP बना दिया गया है और अफसरान की तरफ से ये इकदाम अमल में लाए जाते हैं और गाड़ी को एक सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर ने ही चेक किया है और इनसे जानते हैं कि क्या गाड़ी में चेक किया, क्या देखा आपने, क्यों रोका और फिर क्या नहीं निकला तो आपने जाने दिया। ये हमने लड़के थे असला और मंशियात की बाबत हम चेकिंग कर रहे हैं, तो इसी वजह से रोका में भी हो सकता है इनसे निकला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, इनको फर्क आती है। तो कोई बुरा तो नहीं बनाया शहरियों ने? नहीं। बिल्कुल, शहरियों को भी तामुन करना होगा। प्लीज हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे जान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, हमारे माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सड़कों पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए नजर आते हैं, लेकिन बहुत से शहरी कतराते हैं पुलिस से मिलने के लिए और पुलिस की चेकिंग से, क्योंकि पुलिस का जो इमेज है वो मनफी है और उस इमेज को दुरुस्त करने के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए पढ़े लिखे SHOs मुतलका थानों में लगाए जा रहे हैं और उनके नीचे जो एहलकार हैं उनको भी तरबियत का मेयार बेहतर रखा जा रहा है कि जो भी पुलिस मुलाजिम है वो महकमा पुलिस का फेस होता है और उसको शहरियों के साथ उसने सलूक से पेश आना चाहिए, नारवा रवैया नहीं रखना चाहिए और नारवा सलूक होगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सर जी, सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर है आपके, मातहत काम कर रहा है जी। उन्होंने कहा है कि हम मंशात और असला की बाबत ये स्नैप चेकिंग करते हैं जी। अब जो गाड़ी से मंशात या कोई असला या और कोई गैर कानूनी चीज़ बरामद हो जाती है तो उसकी तफ्तीश के लिए तरीकाकार क्या होता है? यहीं पे की जाती है या उसे थाने में मुंतकिल किया जाता है? उसको सबसे पहले तो उसकी जो हम इस्तगासा जिसको बोलते हैं FIR के लिए, वो इधर बनाते हैं, उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन शिफ्ट किया जाता है। कोई कामयाबी हुई अभी तक? कोई क्रिमिनल पकड़ा गया स्नैप चेकिंग के दौरान? जी, स्नैप चेकिंग के दौरान हमने असले के 2-3 FIR की हैं और वो स्नैप चेकिंग के दौरान ही असला मिला उनसे? जी, पिस्टल वगैरह मिले और पर्चे दिए। ठीक है, तो वो पिस्टल क्या वारदातों में इस्तेमाल होते थे या शोबाजी के लिए रखे होते थे, हवाई फायरिंग करते थे? नहीं, ये शौकिया तौर पे कुछ लोगों ने इलीगल वेपन रखा था, फिर उन पे FIR वगैरह की हैं। और एक अगर SHO ने इलाके में गश्त करना हो तो किस तरह गश्त करता है वो अपनी नफरी के साथ? क्या क्या क्राइम पॉकेट्स हैं आपके हदूद में? अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि डिफेंस B है, इधर सुबह 8 से 9 बजे मैंने आउट होना है और एक PRU की टीम है और एक डॉल्फिन की टीम है जो सुबह के टाइम गश्त करती है। सुबह क्योंकि मेरा क्राइम बहुत कम है और इसलिए सुबह मैंने अपने वापस कार्ड नहीं लगाए, तो मैंने सुबह आउट हो जाना है, बैंक ड्यूटी चेक करनी है, स्कूल ड्यूटी चेक करनी है, PRU डॉल्फिन को चेक करना है और पेट्रोलिंग इनके साथ करनी है। कहते हैं कि जब शाम ढलती है, रात शुरू हो जाती है तो क्रिमिनल्स बाहर आ जाते हैं। 3 से 6 बजे हमने ऑफिस में बैठना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा आउट होना है, दोनों गाड़ियों ने आउट 6 बजे के बाद दोबारा आपने सड़कों पर आ जाना है, आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए, शहर को पुरअमन और पुरसकून रखने के लिए, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। और नफरी की तादाद कम तो नहीं है आपके पास? सफिशिएंट नफरी है मेरे पास, 83 जवान हैं, ठीक है, और ASIs हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, बीट ऑफिसर्स पूरे हैं, 4 बीट हैं, हर एक में सफिशिएंट नफरी है। तो 5 से 6 मुहाफिज, 2 पुलिस की गाड़ियाँ, एक डॉल्फिन, PRU, फिर प्रॉपर हम प्लान करते हैं कि हमारा हॉटस्पॉट कौन सा है। जैसे ये हॉटस्पॉट है, ये सामने L ब्लॉक और B ब्लॉक, इसके सेंटर में हम स्नैप चेकिंग लगाते हैं। यहाँ हम H मार्केट है, उसके बाद स्नैप चेकिंग लगाते हैं और एक टीम स्नैप चेकिंग करती है, एक टीम उसके इर्द गिर्द राउंड पे होती है, फिर दूसरी टीम स्नैप चेकिंग करती है। हाँ,
और जो पहली टीम है वो राउंड पे होती है। ये 12, 12:30, 1 बजे तक मुसलसल इस चेकिंग के तरह। दौरान आपके सब इंस्पेक्टर से पूछा था कि शहरी आपकी चेकिंग के बाद बुरा तो नहीं मानते, आपका रवैया कैसे होता है? तो वो कह रहे थे कि हमारा रवैया अब ठीक है इनके साथ और शहरियों को भी ताउन करना हर चाहिए। एहलकार को ब्रीफ करके खड़ा किया जाता है। आप किसी कांस्टेबल से भी पूछ लें कि उसने किसको चेक करना है किसको नहीं, वो आपको अच्छे तरीके से बताएगा। पुलिस कांस्टेबल की तरफ बढ़ते हैं, बड़े अलर्ट दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए असला भी थामे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने असला पकड़ा हुआ है जी जी। और शदीद ठंड भी है, किस जी। तरह आप क्रिमिनल्स पर नजर रखे हुए हैं? देखें, ये हमारी जॉब है, ड्यूटी है, तो चाहे ठंड है, सर्दी है, गर्मी है, ये तो करनी है और ये हम अपना फ़र्ज समझ के कर रहे हैं इसको। ये नहीं कि हम ड्यूटी दे रहे हैं, हम आवाम की जान माल की हिफाजत के लिए इस फील्ड में आए हैं, तो हम अपनी ड्यूटी कोशिश करते आवाम हैं। ताउन करती नजर आती है आपके साथ? यहाँ के डिफेंस के लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोऑपरेटिव लोग हैं, तो आपका अच्छे भी लोग फिर हैं। रवैया ठीक होगा उनके साथ? जाहिर है, ऐसे ही है, अगर हम इनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो वो रिटर्न भी अच्छा ही देते हैं हमें। बिल्कुल ठीक है। अमूमन ये देखा जाता है कि शहरियों की तरफ से ताउन नहीं दिया जाता, पुलिस को चेक करवाने के लिए बड़े सवालात खड़े किए जाते हैं, लेकिन ये पुलिस मुहाफिज हमारे लिए, हमारी जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सड़कों पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं और ये अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। कोई ऐसा गैर कानूनी इक़दाम नहीं इनकी तरफ से उठाया जाता, लेकिन जो शहरी हैं उनकी तरफ से जो शिकवा गिला है वो भी मैं सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि पुलिस मुलाजमीन हमें बिला वजह चेक करते हैं, पैसों का मुतालबा करते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, अब तो आप सामने फोर्स भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, ठीक है, पहले का हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब जो है पहले हम गाड़ी को रोकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, उनसे हाल चाल पूछते हैं, उनकी खैरियत मालूम करके फिर उनसे हम पूछते हैं कि अगर आपके पास कोई वेपन है या अगर कोई गैर कानूनी चीज़ है तो हम चेक करें। तो वो पहले तो यहाँ पे लोग जो है वो डिसेंट हैं, वो यानी कि कोऑपरेट करते हैं, उसके बाद फिर वो खुद ही कहते हैं कि आए सर चेक कर लें। आप मुहाफिज एहलकार हैं? जी, मुहाफिज कौन सी बीट एहलकार। आपके पास है? ये फेज़ 5। फेज 5। जी, जी। फेज 5 में मंशात बहुत चल रही है। आप SHO साहब कहते हैं मैंने मुकदमात दर्ज किए हैं। जी बिल्कुल किए हैं। आपने कितने मंशात फरोश पकड़े? आपकी रैकी क्या कर रही है, कैसे काम कर रहे हैं? हम काम ऐसे करते हैं कि इन केस अगर किसी के पास थोड़ी सी निकल आए तो वो हमें खुद ही फिर उनको हम गाइड करते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो हमें एक तो खुद वो शर्मिंदा होते, दूसरा फिर वो हमें कहते हैं कि यार ये बंदा है जो हमें यानी कि प्रोवाइड करता है, तो आप इसको ना उसको पिकअप करो। तो फिर हम उसके साथ जाके वो हमारे यानी कि इतना कोऑपरेट करते हैं कि वो अगले बंदे को फिर देते हैं। फिर हम मंशात फरोश कोऑपरेट भी करता है आप? नहीं, मंशिया ये तो लोग है ना, इनको तो किसी ने ये जैसे मंशात भी का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ ये कर रहे हैं। और ठीक जहाँ है। से ये ले रहा है हाँ, उसे तो रैकेट कहते हैं, SHO साहब कहते हैं। हाँ, ऐसे ही है? ऐसे ही है। और रैकेट जो आगे से ले रहा है वो डीलर है। तो- तो सर ये बड़ी गाड़ी को रोकना पुलिस के लिए मुश्किल होता है या आसान काम है? नहीं, कोई इसमें मुश्किल नहीं। क्योंकि पता नहीं अंदर कौन ऑफिसर हो वो आपको दुत्कार दे, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एजुकेटेड ऑफिसर भी एजुकेटेड होते हैं, लोग भी एजुकेटेड है, किसी को हम चेक करें तो कोई नहीं है इस तरह की प्रॉब्लम। नाजरीन, थाना डिफेंस बी की पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए सरगर्म है और DIG ऑपरेशंस की तरफ से जो अहकाम जारी किए गए हैं कि साइलिन की दादरसी को यकीनी बनाया जाए, उनकी दरख्वास्तों पर मुकदमात का इंदराज अमल में लाया जाए। बहुत से शहरी अब खुश भी हैं कि उनकी दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए ये एक खुशी की बात नहीं है बल्कि एक तकलीफ दे अमल है। और इसी तरह हम कहते हैं कि जो मुजरिम है, जो मुल्ज़म है, उसको एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए। लेन देन का मामला है तो उसको अच्छे अंदाज से सुलझा देना चाहिए और जो भी वारदातें यहाँ पर हो रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तो नाजरीन, गश्त की सूरत को बेहतर बनाना और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना ये पुलिस की अव्वलीन तरजीह है, लेकिन मुकदमात का इंदराज अमल में नहीं लाया जा रहा था। अब उस पर भी काम शुरू हो चुका है और हम पहले कहते थे कि हुकूमत बदली लेकिन थाना कल्चर ना बदला। अब थाना कल्चर DIG ऑपरेशंस के आने के बाद बदलना शुरू हो चुका है और पुलिस मुलाजमीन अलर्ट होकर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।